ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। आयोजन में ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आएंगे। 115 देशों के 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। आज से 23 फरवरी तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होंगे 115 देशों के। यह बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आज राजधानी दिल्ली इसका साक्षी बनेगा। 115 देशों के 2500 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। बड़ा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ये बड़ा आयोजन रायसीना डायलॉग होने जा रहा है, जिसको लेकर खास तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर इस पर बात होगी। यूएनएससी का मामला हो, उसके विस्तार को लेकर बात होगी। न केवल विस्तार बल्कि बदलते परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर क्या सरगर्मी है, उस पर भी इसमें चर्चा होगी। नई दिल्ली में यह नवा रायसीना का आयोजन हो रहा है। इस बैठक में, इस डायलॉग में बड़ी संख्या में 115 देशों के 2500 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग 2024 की थीम चतुरंग है, यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, कोऑपरेट सहयोग और क्रिएट यानी निर्माण, जिसको चतुरंग नाम दिया गया। असल में भारत में शुरू हुआ एक खेल है चतुरंग। आप अगर समझ पा रहे हैं, चतुरंग ये भारत में शुरू हुआ खेल है, जिसे शतरंज और मरकरक जैसे खेलों का पुराना स्वरूप कहा जाता है। अगली बड़ी खबर की तरफ आपको आज लिए चलते हैं। दिल्ली कूच कर रहे तमाम किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर तमाम किसान बढ़ेंगे और सुबह 11 बजे किसानों का दिल्ली में महाकूच देखने को मिलेगा। बॉर्डर पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी इस मौके पर किए गए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस शंभू बॉर्डर पर तैनात रहेगी और दंगा पुलिस के जवानों को भी यहां 700 दंगा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। भारी मशीनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। पंजाब पुलिस पूरी कमर कसकर बैठे हुए, न केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम जो बॉर्डर है दिल्ली से सटते हुए, वो सभी सरकारें, वो सभी राज्य प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा है। सलाह के लिए सरकार ने अपील भी की है। कृषि मंत्री ने अर्जुन मुंडा ने अपील की है और इन सब के बीच आज 11 बजे दिल्ली कूच का किसानों का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आज के दिल्ली चलो मार्च पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हम बैठकों में शामिल भी हुए, हर बिंदु पर चर्चा भी हुई और अब फैसला केंद्र सरकार के पाले में है। हम शांत रहेंगे। प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और हमारी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इन बाधाओं को हटाकर हमें दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, अब जरा आपको सुनवा देते हैं। वार्ता का मिला, हम उस वार्ता में गए। हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। अब सभी मांगों के ऊपर, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा इस समय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, आज ये बड़ा कूच होने वाला है राजधानी दिल्ली की तरफ। ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ इंतजाम राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किया गया है?
जी बिल्कुल अंकित, साफ तौर पे किसानों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच का फिर से ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पे किलेबंदी की गई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी इस बार पूरी तैयारी कर ली है दिल्ली कूच की। और देखा जाए तो अगर ट्रैफिक की बात करें तो चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो दिल्ली हो, पूरे तरीके से कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, डाइवर्जन किया गया है ताकि आम जनजीवन को कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। लोग जो सुबह दफ्तर जा रहे हैं या शाम को दफ्तर से वापस आएंगे, जो घर से किसान नेता का पंढेर ने बोले हैं कि सरकार फैसला करे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार कौन सा फैसला करेगी जिसको लेकर के अभी भी किसानों के बीच जो एक तरीके से देखे क्लैश देखा जा रहा है वो खत्म हो सके? देखिए, साफ तौर पे 4 दौर की बैठक हो चुकी है। किसान अपने मांग को लेकर काफी क्लियर है। उनका साफ कहना है कि उन्हें एमएसपी पर गारंटी चाहिए और जिसको लेकर अभी तक जो बात है वो नहीं बन पाई है। तो ऐसे में देखा जाए तो जहाँ एक तरफ किसान कह रहे हैं कि बातचीत करके हम चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकाला जाए, वहीं सरकार भी कह रही है। लेकिन जब राउंड टेबल पे बात होती है तो जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर जो किसान का तर्क, जो केंद्र सरकार का तर्क है, वो उसमें असमंजस नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अब दिल्ली कूच करेंगे। ये ऐलान हो गया है और कितनी भारी संख्या में किसान आ रहे हैं और कितने इसमें संगठन किसानों के शामिल हैं? देखिए, आपको बता दें कि साफ तौर पे जितने नेशनल हाईवेज हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है और देश भर के वो तमाम किसान संगठन, लगभग 26 से 30 किसान संगठन ऐसे हैं जो इस आंदोलन में नजर आ सकते हैं। उनके तमाम किसान नजर आ सकते हैं। वहीं सिर्फ हरियाणा और पंजाब नहीं, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के भी किसान इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में दिल्ली आते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली आने का जो ऐलान, दिल्ली कूच करने का उन्होंने किया है, तो किसानों ने तैयारी भी जमकर की है दिल्ली आने की। राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे आयुषी, और कहां कहां ये ट्रैक्टर मार्च होगा जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपने की बात सामने आ रही है। जी देखा जाए तो अब सबके लिए दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सब अपने अपने राज्यों में, खासकर डीएम कार्यालय के बाहर और अलग अलग स्थानों पर मार्च करने की और ट्रैक्टर मार्च करने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री को भी वो किसान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान ले, वो अपनी बात रखे। आयुषी, आज सिंघू बॉर्डर और तमाम जो बॉर्डर हैं, चिल्ला बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, इन सब पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए तो शंभू बॉर्डर की बात कर ले तो 2 दिन पहले भी हमने देखा है किस तरीके से वहां पे आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसानों और प्रशासन के बीच में कैसे झड़प हुई है। और एक बार फिर से देखा जाए तो शंभू बॉर्डर ही वो खास तौर पे वो बॉर्डर है कि अगर वहां से किसान निकल जाते हैं तो फिर उन्हें दिल्ली पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से लगातार आपको बता दें कि चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो, कार्स हो या किसानों का जत्था हो, ये सब शंभू बॉर्डर पर पहले से मौजूद हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया है जिस वक्त वो दिल्ली कूच करने की मांग कर रहे हैं। जैसे प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, किलेबंदी की गई है, उसको तोड़ने की भी तैयारी किसानों ने की है कि कैसे वो किन किन प्रकारों से वो उन तमाम बैरिकेडिंग्स को तोड़कर दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे। ये सरवन सिंह पंढेर किसानों के नेता हैं और लगातार सरकार से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन ये बात में सिर्फ 3 मांगों को लेकर इतना पेच क्यों फंसा हुआ है? क्या लग रहा है कि इस मांगों को लेकर के कब तक ये प्रदर्शन होता रहेगा? और जो इंतजाम आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में, क्योंकि मध्य प्रदेश से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से कूच हो रहा है, तो कितनी भारी संख्या में भारी इक्विपमेंट्स के साथ, आप बता भी रहे थे इससे थोड़ी देर पहले कि पहुंच रहे हैं किसान, तो कैसे सुलझाया जाए मैटर और कितने किसान आज इन बॉर्डरों पर हो सकते हैं? कोई अनुमान अगर आप बता पाए तो। देखिए, आपको बता दें लगभग 14,000 के लगभग किसान तो अभी शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं। तो हमने पहले भी, ये पहली बार नहीं है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले भी हमने
तस्वीर देखा है, किस प्रकार से पूरे साल बैठकर दिल्ली में किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किया। तो एक बार फिर से अगर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच की मांग कर रहे हैं, तो अंकित ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। आप उनसे जोर जबरदस्ती से आप उनसे नहीं पेश आ सकते हैं। आप उनसे सिर्फ बैठकर ही चर्चा करके किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जी वो कोई छात्र नहीं है जिन पर आप लाठी चार्ज करके उन्हें आप जेल में डाल दे। वो बुजुर्ग किसान हैं जो खेती करते हैं, जिनकी वजह से अनाज आता है। तो आपको बहुत सेंसिटिव बात है जिसको लेकर केंद्र सरकार भी बहुत इस चीज को लेकर अवेयर है, जिसकी वजह से चौथी राउंड की बातचीत खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कह रही है कि बैठकर बात करते हैं, समाधान निकालते हैं। लेकिन अंकित साफ तौर पे जो किसानों की मांग है, दो सवाल आयुषी आपसे एक साथ। एक तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रैक्टरों का मार्च इधर ना हो पाए, यानी सड़कों को प्रतिबंध ना किया जाए। और दूसरा कि आप थोड़ी देर पहले भी हमें बता रही थी कि किसानों ने भी तैयारी की है, तो वो क्या कुछ तैयारी है, दोनों पर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। देखिए, साफ तौर पे अंकित, कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आपको दिल्ली कूच करना है, आप दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बसों से जाए, आप ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली हरियाणा और पंजाब से लेकर जाते हैं तो बिल्कुल दिल्ली में इसका काफी असर पड़ सकता है। दिल्ली राजधानी है, वो ठप पड़ सकती है। इसकी वजह से कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आप बसों में भरकर दिल्ली जाए, वहां आप आंदोलन करना है, आपको जो आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली और बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल ना करें। वहीं अगर बात कर ले किसानों की, तो किसानों ने पूरे तरीके से अपनी तैयारी कर रखी है। क्योंकि जैसे ही किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया था, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली की वो तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। 6 लेयर्स की बैरिकेडिंग लगाई गई है, कटीली तारें बिछाई गई हैं ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए। तो ऐसे में साफ तौर पे किसानों को भी पता है कि उन्हें दिल्ली आना है तो उन्हें बड़े बड़े मशीनों की जरूरत पड़ेगी उस किलेबंदी को तोड़ने के लिए, और जिसकी तैयारी इन 2 दिनों के अंदर जो भी लगातार किसान और सरकार के बीच में जब बातचीत चल रही थी, उस वक्त इन चीजों की तैयारी भी हो रही थी कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो दिल्ली कूच करने की क्या कुछ तैयारी होगी। ठीक है आयुषी, तमाम जानकारी दे रहे थे। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आप लगातार इस कवरेज पर बनी हुई हैं किसानों के आंदोलन को लेकर। किसान नेताओं ने एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हम अच्छा करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए कई राय दी जा सकती हैं, क्योंकि हम हमेशा अच्छी राय का स्वागत करते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, इसका रास्ता ढूंढना होगा। राय समर्थक होगी, बातचीत ही एकमात्र इसका रास्ता होगा। बातचीत से समाधान अवश्य निकलेगा। सरकार पूरी तरीके से बातचीत करना चाहती है। अब बाइट जरा सुन लीजिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, ऐसा है, हम अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा के लिए कई सुझाव आ सकते हैं और अच्छे सुझाव का हम हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन उन सुझावों को हम कैसे ये ध्यान में रखते हुए कि वो सुझाव सबके लिए हितकारी कैसे हो, इसके लिए रास्ता निकालने का एकमात्र जो सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, वो संवाद का। उसके माध्यम से, और मैं कहूँगा कि मैं जैसे पहले हमने बातचीत किया है, समाधान ना निकला हो, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की इसमें सहमति नहीं है, नाराजगी है या कुछ भी हो, लेकिन हमें इसमें संयमता के साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे समस्या या ऐसे विषय या ऐसे सुझाव को हम एक रचनात्मक दृष्टि से देखते हुए हम ध्यान में रखें और कोशिश ये करें। और हम जब इसमें लगातार इस तरीके से चर्चा करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन कई प्रदेशों में डीएम कार्यालय पर होगा।
मुजफ्फरनगर में किसान निकालेंगे आज ट्रैक्टर मार्च। जो जानकारी आ रही है, ट्रैक्टर मार्च में राकेश टिकैत भी शामिल होते नजर आएंगे। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़ा यह प्रदर्शन होने जा रहा है मुजफ्फरनगर में। दिल्ली के सीमाओं से अब किसान नहीं जाएगा, ये कहते नजर आए राकेश टिकैत। बिना बातचीत अब किसान वापस नहीं लौटेंगे, राकेश टिकैत का यह बयान है। और कहा है इस सीएम और राष्ट्रपति के नाम इस प्रदर्शन में ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। गन्ना भुगतान, बिजली बिल, एमएसपी का कानून प्रदर्शन की मुख्य वजह होगी। और यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में आज ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। केंद्र कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। पीएम आवास पर यानी प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। शाम को यह बैठक प्रस्तावित है और हर बार की तरह, हर बुधवार की तरह आज भी यह बैठक होनी है। लेकिन इस बैठक में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। एक तरफ रायसीना डायलॉग चल रहा है और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो दिल्ली की दहलीज पर दस्तक दिए बैठे हुए हैं और बिल्कुल डिगने को तैयार नहीं है। सरकार की कोशिशें लगातार जारी है, 4 बार की बातचीत हो चुकी और ऐसे में हो सकता है कि आज जब यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो तो यहां से कोई फैसला निकाला जा सके, क्योंकि इस बैठक में यह मुद्दा भी होगा। साथ ही रायसीना डायलॉग आज हो रहा है, तो यानी अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़े डायलॉग में से आज एक डायलॉग हो रहा है। 115 देश इसमें शामिल हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर भी बातचीत हो और कई बड़े इस बैठक से फैसले आगे बढ़ सकते हैं। मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक वहां पर करेंगे। 2 दिवसीय दौरा होगा। मुंबई के अंधेरी में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, उसमें भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस सम्मेलन में चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक करेंगे। 22 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति के सामने यानी मंदिर में पूजन भी करते नजर आएंगे। और वहीं मुंबई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में भी शामिल होंगे। आपको अश्वमेध जो यज्ञ है वो आपको याद होगा, कुछ ऐसा ही रामायण काल में किया गया था, वैसे ही कुछ मुंबई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। कई बड़े शीर्ष नेतृत्व से वहां पर मुलाकात होगी। आज घटक दलों से भी संभवतः मुलाकात हो सकती है। साथ ही नए लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी होगी और नई बैठकों के जरिए नई योजनाएं भी बनाई जाएंगी। तो वहीं आज 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी भी रहने वाले हैं। आवासीय टाउनशिप लॉन्च करेंगे सीएम योगी और ये 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा होगा। 120 एकड़ में ये आवासीय टाउनशिप का लॉन्च होगा। आज आवासीय योजना का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। करीब 400 भूखंडों की आवासीय योजना इसमें लॉन्च होती नजर आएगी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट का सीएम शिलान्यास करेंगे। 250 करोड़ की लागत से ये प्लास्टिक की जो यूनिट लगाई गई है रिसाइकलिंग की, उसका 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है, जिसका आज यूनिट का स्थापित जो किया गया है उसका भी शिलान्यास करेंगे। 400 भूखंडों की आवासीय योजना यानी 400 भूखंड यानी घर और 250 एकड़ की लागत से स्थापित की गई रिसाइकलिंग प्लास्टिक यूनिट, इसका भी यानी रोजगार से लेकर परिवार के लिए छत, दोनों आज यूपी में गोरखपुर के प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। अब महाराष्ट्र में बुलढाणा से जहां एक खबर सामने आ रही है, एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रसाद खाने से हालात बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इसमें करीब 500 से 600 लोग थे। जानकारी जो सामने आ रही है कि लोगों को हड़कंप वहां पर मच गया है। कुछ देर तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। वहीं एक एक करके सभी की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। धार्मिक प्रसाद खाने के बाद ये हाल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सड़क पर ही लोग बैठे नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, ये क्या कुछ तस्वीरें हैं और कौन सा धार्मिक आयोजन था जिसमें इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे और सभी बीमार बताए जा रहे हैं जिसने वो प्रसाद ग्रहण किया?
जी अंकित, तो बिल्कुल सही कहना है। घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना सोमनाथ तहसील की है, जहां पर सार्वजनिक गांव का जो देवी का पूजा होता है, इस तरीके के पूजन का आयोजन था और वहां पर भंडारा और प्रसाद का आयोजन किया गया था। जैसे ही प्रसाद वहां पर शुरू हुआ, लोग प्रसाद पर एक एक कर बीमार पड़ते गए और हालात ऐसा बना कि सैकड़ों से ज्यादा जो लोग थे वो पल झपकते ही जो है वो विष बाधा के प्रकोप में पड़ गए और आनंद फानन में बुल्ढाना तहसील जिला अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हालात थे वो काफी अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। हर कोई बेहोश और गश्ती जैसी स्थिति बन रही थी, वॉमिट हो रहा था और यही वजह था कि उन लोगों को आनंद फानन में तत्काल जो है उसी जगह ग्लूकोज बाटल और इलाज शुरू कर दिया गया। जी मुरारी, ये जो पूरी घटना है, अब तक क्या पता लग पाया है कि खाने में क्या ऐसा गिरा है या किसकी वजह से ये पूरा हादसा देखने को मिला जिसमें इतनी भारी संख्या में लोग बीमार हो गए हैं? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से या फिर जिला अस्पताल की तरफ कोई बयान जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जो खाने पीने की सामग्री थी, जो प्रसाद था, उसमें ही किसी वस्तु में विष बाधा पड़ी थी, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बनी है। हालांकि जिस तरीके से लोग स्टार्टिंग दौर में बीमार पड़ रहे थे, घर पर जब जिला अस्पताल के डॉक्टर की टीम पहुंची तो उसके बाद से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी 10 से 12 ऐसे लोग हैं जो जिनकी तबीयत काफी खराब बताई जा रही है। उन्हें बुल्ढाना अस्पताल के लिए भी रेफर किया गया है। जी बताइए, प्रसाद खाने से ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। 500 से 600 लोग एक साथ बीमार पड़ गए हैं। अस्पताल में परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि प्रसाद खाने से इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, परिजन अगर बातचीत करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें पता नहीं है कि ये चीज किस तरीके से हुई है, किसमें ये पॉइजन मिला था। क्या सीधा रवा का जो प्रसाद बनाया था उसमें था, या जो भंडारे का आयोजन किया गया था जिसमें खाने की व्यवस्थाएं की गई थी उसमें विष बाधा पड़ा हुआ है। ये कैसे विष बाधा हुआ, क्या किसी ने डाला है इसमें, या क्या फूड पॉइजनिंग हुई है? इन तमाम चीजों की जो है जिम्मेदार अधिकारी सहित डॉक्टरों की टीम जो है जांच कर रही है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है कि हमारे बच्चे, हमारे फैमिली के लोग जो है वो पूजा में शरीक होने के लिए आए थे और अब वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। जी, बेहद विचलित करने वाली और दिल को एक तरीके से कहे झकझोर देने वाली खबर है, जहां तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से पूरा मंजर जो है बाहर, हॉस्पिटल के बाहर एक धागा बांध करके वहां पर तमाम ये स्टैंड लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर दिल्ली से है, जहां 7 बीजेपी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। पूरा मामला जो है विधानसभा से निलंबन को लेकर के सामने आ रहा है। 7 बीजेपी विधायकों को निलंबन कर दिया गया था केजरीवाल सरकार के एक्शन का विरोध जताते हुए यह याचिका दायर की गई है। विधानसभा से निलंबित हैं 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक। केजरीवाल सरकार के एक्शन का इन्होंने विरोध किया। विधानसभा में हंगामों के चलते 7 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, जिस पर अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, दिल्ली हाई कोर्ट का, जिस पर आज सुनवाई होगी। चार दिवसीय अमेठी दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी हैं और आज कौशांबी के एक कार्यक्रम में शामिल भी होंगी। स्मृति ईरानी दर्जनों गांव में लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बातचीत कर रही हैं। 22 फरवरी को गृह प्रवेश कार्यक्रम होगा, जिसमें स्मृति ईरानी के घर का 22 फरवरी को ये गृह प्रवेश कार्यक्रम है, जिसमें वो पहुंचेंगी और इससे पहले तमाम गांव के लोगों से संवाद स्थापित करती स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं। गांव वालों की परेशानी, दिक्कतें सुन भी रही हैं और समझ भी रही हैं। स्मृति ईरानी वो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया, जिसके बाद अमेठी की सीट छोड़कर वायनाड राहुल गांधी को जाना पड़ा। पारंपरिक सीट पर स्मृति ईरानी ने भारी मतों से जीत दर्ज की और अब लगातार अमेठी के दौरे पर हैं। 4 दिवसीय ये दौरा है और स्मृति ईरानी इस दौरे के दौरान तमाम लोग जो है उनके दिलों तक अपनी छाप और अपनी पार्टी की छाप पहुंचाने की कोशिश, लोगों से संवाद स्थापित करना और संवाद के साथ समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश भी नजर आती है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी लगातार जारी है
और ऐसे में गठबंधन के लोगों को आपस में जूझना ही पड़ रहा और इसका असर दोनों दलों के रिश्ते और राहुल गांधी की यात्रा पर पड़ता भी नजर आ रहा है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस की विचारधारा दोनों अलग, तभी ये विफल ही रहेगा, गठबंधन हो नहीं पाएगा सफल। तो साफ तौर पर बड़ा बयान डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक का, जहां वो कहते हैं विचारधारा ही अलग, तो ऐसे में कैसे गठबंधन होगा सफल। विफलता की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि कांग्रेस 20 सीटें चाहती है जो अंदर खाने से खबर निकल कर आती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हवाले यानी जो सूत्र दावा करते हैं वो 17 सीटों देने को तैयार। तो ऐसे में सुनिए क्या है कुछ बयान उनका। भारतीय जनता पार्टी इंडिया को आसमान की बुलंदियों को ले जाने के लिए काम कर रही है। आज भारत इस विरोध की तरफ बढ़ने के तेजी के साथ और उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना थी जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।